गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं लेसन क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 6 पार्ट 2 पृथ्वी के स्थल रूप। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी के स्थल रूपों का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं स्थल रूप और उनका निर्माण कैसे होता है, वो हम मनुष्य के लिए उपयोगी कैसे है और किस तरीके से मनुष्य उनसे अपना संसाधनों के रूप में उन्हें यूज करता है। आज हम उसके बारे में थोड़ा अध्ययन और करेंगे जिससे हमारे को ये पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है स्थल रूप। स्थल रूप के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है कि हमारे जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो स्थल रूप है उसका निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है। एक होता है आंतरिक प्रक्रिया, एक होती है बाह्य प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया के बारे में अगर हम जानें तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भ्रंशोत्तर इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है और उसकी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारे स्थल रूप कहीं से तो उठ जाते हैं और कहीं से धंस जाते हैं और कहीं से एक पृथ्वी के धरातल से उठे हुए भूभाग का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण स्थल रूपों में बदलाव होता रहता है। इसके बाद आता है हमारा बाह्य प्रक्रियाएं। बाह्य प्रक्रियाएं स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रियाएं हैं। अपरदन की प्रक्रिया में शैलें टूट फूट कर अपना रूप बदल देती हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया से अवसादों का जमाव होता है। इससे स्थल रूपों में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाह्य प्रक्रियाएं जो होती हैं वो तीन कारणों से होती हैं। एक होता है आपका अपक्षय, एक होता है अपरदन और एक होता है निक्षेप। सबसे पहले होता है आपका अपक्षय, यानी जो चट्टानें होती हैं, शैलें होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश, वर्षा, जलवायु या फिर कोई भी रासायनिक जो रसायन होते हैं, पदार्थ होते हैं या फिर कोई भी मानवीय क्रियाओं के द्वारा वो चट्टानें टूट जाती हैं। उन चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं। और वो अपक्षय होने के उपरांत जब नदी या वायु के द्वारा उसका अपरदन होता है, यानी अपरदन का अर्थ है उस मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, या तो वो वायु के द्वारा जाएगा या पानी के द्वारा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अपरदन होता है और अपरदन होने के उपरांत बनते हैं आपका निक्षेप। निक्षेप जैसे कि नदी या वायु के द्वारा अगर मिट्टी को ले जाया जा रहा है तो रास्ते में किसी रुकावट के कारण वो वहां पर इकट्ठा होना यानी जमा होना शुरू हो जाती है। और जमा होते होते ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, ये एक लंबे समय अवधि का पीरियड होता है जिसके दौरान वहां पर मिट्टी जमती रहती है और एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, निक्षेप। इस तरीके के द्वारा हमारे धरातल के ऊपर बनने वाली विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। कुछ तो हमारी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे स्थल रूपों का निर्माण होता है। इसके बाद आता है आपका पठार। कि पठार किसे कहते हैं? पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठी हुई सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कैनवा, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, भारत का दक्कन पठार। यह पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन का पठार जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। इसके बाद आती है पठार की उपयोगिता, यानी मनुष्य के लिए पठार
क्यों आवश्यक है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में है। तो सबसे पहले आता है लावा पठार क्षेत्रों में काली मिट्टी अधिक मात्रा में मिलती है जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। पठार खनिज पदार्थों जैसे लोहा, हीरा, सोना, कोयला आदि के भंडार होते हैं। पठारों में कई रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटन के लिए बहुत ही जरूरी है। पठारी क्षेत्रों में नदियां जलप्रपात बनाती हैं, इससे विद्युत पैदा की जाती है और उद्योग धंधों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। मैदान किसे कहते हैं? ये मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? समतल भूमि के भाग मैदान कहलाते हैं। ये सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। इसकी उपयोगिता है, मैदान बहुत उपयोगी होते हैं मानव के लिए। मानव के रहने के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि बहुत होती है। भारत में गंगा का मैदान उसका प्रमुख उदाहरण है, यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसके बाद है आपका पर्वत किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के पर्वतों का वर्णन कीजिए। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत ऐसे पर्वत जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, वलित पर्वत कहलाता है। भारत का हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत इसी प्रकार के हैं। यूरोप का आल्प्स पर्वत तथा रूस का यूराल पर्वत भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ये सभी कैसे होते हैं? इनका शिखर होता है जो वो शंक्वाकार होता है और इनका जो धरातल होता है वो ढाल नहीं होता, वो ऊबड़ खाबड़ होता है। इस दैट क्लियर? इन्हें ही वलित पर्वत कहते हैं। भारत का कौन सा? हिमालय पर्वत, यूरोप का आल्प्स, रूस का यूराल पर्वत इसी प्रकार के यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है भ्रंशोत्तर पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा हो जाता है तब भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग का उत्खंड तथा नीचे धसे भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा माइजेस पर्वत इस तरह के पर्वत हैं। यानी जब पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है वो किसी कारण से धस जाता है या खिसक जाता है तो वो पर्वत उलट कर समतल सपाट हो जाता है। उठे हुए भाग को उत्खंड भाग और जो धसा हुआ भाग होता है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ऐसे पर्वतों को ही भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। इसके बाद आता है ज्वालामुखी पर्वत। ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। नीचे से लावा फूटने के कारण जब यह लावा दोनों ओर एकत्रित हो जाता है तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माट किलिंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी प्रकार के पर्वत है। यहाँ पर कुछ क्षण के बाद ही यानी अधिक समय नहीं लगता और बार बार यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इसके बाद पर्वतों के लाभ, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, स्थल रूपों के बारे में बता चुका हूँ। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।